हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिक्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी अपना अपना भाग्य। यह कहानी जैनेंद्र कुमार जी की प्रसिद्ध कहानी है। आइए इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन कहानी पढ़ने से पहले हम इसके कुछ मुख्य तथ्यों पर बात कर लेते हैं। जैसे कि यह कहानी सर्वप्रथम 1929 में प्रकाशित हुई थी और इसका जो कहानी संग्रह है वो है वातायन, और यह सबसे पहले विशाल भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कि बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। देखिए, इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो है लेखक, जो कि कथावाचक हैं, और उनका एक मित्र है, साथ ही एक पहाड़ी लड़का है जिसकी उम्र 10 वर्ष है। तो जो कहानी है वो नैनीताल की संध्या से शुरू होती है और वहाँ पे वो उसकी प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है उसी के बारे में है। आगे पढ़ते हैं। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई की रेसे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। यहाँ पे ये जो रंग दे रखे हैं इनको भी हम अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बादलों का जो रंग है वो कैसा है। तो इनको हम याद रखेंगे, इनको हम अलग से नोट करते चलेंगे। आगे पढ़ते हैं कि पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। तो जो मैदान है वो किसका है? पोलो का है। सामने अंग्रेज़ों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज़ यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थीं। कहीं कुछ अंग्रेज़ एक एक देवी सामने प्रतिष्ठित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियाँ मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। यानी कि वो बताते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से जो अंग्रेज़ यात्री हैं उनकी जो किश्तियाँ हैं वो सफ़ेद पाले में इधर से उधर जा रही थी, और कुछ लोग वहाँ पे बस दौड़े जा रहे थे। कुछ लोग बंसी डाले थे, कुछ एकाग्र बैठे थे, कुछ मछलियाँ पकड़ रहे थे, और कुछ लोग जो बच्चे हैं वो पोलो लॉन में हॉकी खेल रहे थे। शोर, मार पीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। काफ़ी शोर हो रहा था, गाली गलौज चल रहे थे। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे, और चिथड़ों से सजे घोड़ों के बाग थामे बे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। आगे पढ़ेंगे कि ये जो पैराग्राफ है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से दिसंबर 2025 नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो हमें यही इसी पैराग्राफ में आगे पढ़ने को मिलेगा। तो पढ़ते हैं कि भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे। तो जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज के बच्चे हैं वो कैसे हैं? लाल लाल हैं, और पीली पीली आंखें फाड़े, और उनकी आंखें कैसी हैं? पीली पीली। जब परीक्षा में
मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मेरी भी आंखें फटी रह गई थी कि ये क्या है। मुझे वहाँ पे याद नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें भी नोटिस करना, याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं उजूल फजूल के। लेकिन जो भी है हमको याद तो करना ही पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। और उनकी आंखें कैसी फाड़े हैं, वो पीली पीली। पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपनी चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। वो बताते हैं कि किस तरीके से जो वहाँ पे बच्चे हैं वो भाग रहे हैं, हंस रहे हैं, और जो अंग्रेजी बच्चे हैं वो लाल लाल हैं, उनकी आंखें पीली पीली हैं। और जो अंग्रेज़ हैं वो अपने बच्चों की कुछ उंगलियां पकड़ कर चल रहे हैं, और भारतीय पिता भी हैं, वो भी वहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग उस मैदान में सम्मिलित हैं। आगे पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ रमणियाँ थीं जो धीरे धीरे नहीं चलती थीं, तेज चलती थीं। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़ों पर भी बैठ सकती थीं। यानी कि जो अंग्रेज़ स्त्रियाँ, उनके बारे में बता रहे हैं कि जो अंग्रेज़ रमणियाँ हैं वो धीरे धीरे नहीं चलती हैं, तेज तेज चलती हैं। उन्हें कोई थकावट नहीं होती, ना ही हंसने में उन्हें मौत आती है। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थीं, और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कौड़े भी फटकार सकती थीं। वे दो दो, तीन तीन, चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थीं। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी, अब यहाँ पे भारत की जो महिलाएं हैं उनके बारे में बात हो रही है कि सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थीं। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन और खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीड़ हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। यानी कि जब तक वहाँ दिन था तब तक सब लोग खेल रहे थे, चहल पहल थी, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो धीरे धीरे वहाँ पे लोग कम होने लगे, और जो वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ठंड भी बढ़ती जा रही थी। तो उसके बाद क्या होता है कि सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थीं। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी, और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थीं। हमारे देखते देखते घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इन सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनीभूत गहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्वेद्य सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला।
दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे रात हो जाती है और वहाँ पर कोई नहीं रहता है, तो वो लोग भी फिर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है कि ताल के किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे, यानी कि जो बर्फ़ है वो इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि जो उनके ओवरकोट हैं वो तर हो गए हैं। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा के कड़कड़ में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी है, उनका ओवरकोट भी भीग गया है और ऐसा लग रहा है इतनी ज़्यादा सर्दी है कि कोट के ऊपर एक और अगर कंबल होता ना तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों को सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज़ा न था। उन्होंने कहा, आओ ज़रा यहाँ बैठो। मतलब जो लेखक हैं वो ये लिखते हैं कि ठंड तो बहुत थी, मैं चाहता था कि जल्दी से जाऊं और गर्म बिस्तर पर छिपकर सो जाऊं, लेकिन साथ में जो मित्र हैं उन्होंने तो उन्हें रोक लिया और बोला कि यहाँ बैठो ज़रा आकर। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे, रात का कितना बजा है, 1, और तालाब के किनारे उसी भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। और तालाब के किनारे जो बेंच पड़ी थी एकदम ठंडी थी लोहे की, वो वहीं पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए, मतलब धीरे धीरे 15 मिनट हो गए, लेकिन मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा। जब वहाँ बैठे बैठे 10, 15 मिनट हो गए और ठंड तो बढ़ ही रही थी, तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि खिसिया कर कि चलिए भी, अरे ज़रा चलिए भी, अरे ज़रा बैठो भी। तो उनके दोस्त कहते हैं हाथ पकड़कर कि अरे बैठो, अभी चलेंगे, और उनको ज़ोर से बैठा लेते हैं। अब क्या होता है, उसको लाचार होके बैठना पड़ता है। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह जरा बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे, तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। और मैंने देखा कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बड़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था। कौन था? जो कौन आ रहा था? एक लड़का आ रहा था जिसके बड़े बड़े बाल हैं और वह बालों को खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर हैं, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दायां है, न बायां है। पास ही चुंगी की लालटेन के पीछे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 बरस का होगा। तो उस लड़के की उम्र कितनी है? 10 बरस है, हम ये याद रखेंगे। गोरे रंग का है, उसका रंग कैसा है? गोरे, लेकिन मैल से काला पड़ गया है। मैल से कैसा पड़ गया? काला। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए, मतलब उसके मित्र ने आवाज़ दी कि ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई है, तू क्यों घूम रहा है? उसके दोस्त ने कहा कि तू जा कहाँ रहा है? तो वो कुछ नहीं बोला। उस बच्चे ने बस ऐसे ही अपनी आंखें फाड़ रखी और बोला उसने दोस्त ने कि दुनिया तो सो गई है, तू कहाँ घूम रहा है? लेकिन जो लड़का है वो फिर भी मौन है, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? अब वो लड़का कहता है कि यहीं कहीं। अब उसका मित्र पूछता है, कल कहाँ सोया था? इस पर वो लड़का बताता है कि दुकान पर। अब उसके मित्र वो जो है वो कहता है, आज वहाँ क्यों नहीं गया? तो अब वो लड़का उत्तर देता है कि नौकरी से हटा दिया। इस प्रकार उन दोनों का संवाद चल रहा है, इसको देखते हैं। अब मित्र पूछते हैं कि क्या नौकरी थी? तो वो लड़का बताता है कि सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। ये उद्धरण के रूप में इसको याद रखेंगे और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। कितना रुपया मिलता था उसको? 1, और बदले में जूठा खाना, और काम सब। तो फिर उसका मित्र पूछता है कि फिर नौकरी करेगा? वो कहता है हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। आज खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा।
यूँ ही सो जाएगा? तो वो लड़का कहता है कि हाँ। तो उसका मित्र कहता है कहाँ? अब वो लड़का है बताता है कि यहीं कहीं। फिर उसके बाद उसका मित्र फिर पूछता है कि इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आंखों से बोलकर मुँह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी कि यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। उसके बाद वो पूछते कि माँ बाप कहाँ हैं? वो कहते हैं। फिर उसके बाद वो पूछते हैं मित्र के कहाँ हैं? तो वो लड़का बताता है कि 15 कोस दूर गांव में। कितने कोस दूर हैं? 15 कोस। अब वो पूछते तू भाग आया? कहता कि हाँ। तो क्यों? अब वो लड़का बताता है कि मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता है और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ आए थे, वह अब नहीं है। तो वो पूछता है उसका मित्र कि तो वो कहाँ गया? तो बताता है वह कि वह तो मर गया। फिर उसका मित्र कहता है मर गया? हाँ मर गया। हाँ साहब ने मारा और मर गया। अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। वकील साहब, तो उसके मित्र जो थे उसको साथ ले गए और वकील साहब के होटल में पहुँचते हैं और वहाँ जाके आवाज़ लगाते हैं कि वकील साहब। तो वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोसाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए यह लड़का है, कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। ये वाला जो पंक्ति है अच्छे से याद रखेंगे। वकील साहब कहते हैं कि अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आज भी क्या अजीब हैं, आप भी क्या अजीब हैं। उठा लाए कहीं से, लो लो जी यह नौकर लो। अब उसके मित्र जो हैं वो कहते हैं कि नहीं मानिए तो लड़का अच्छा निकलेगा। फिर वकील कहते हैं कि आप भी जी बस खूब हैं। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। तो उनके जो वकील थे उन्होंने उसको काम पे लड़के को रखने से मना कर दिया और वे अपने सोने चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, होटल के बाहर आता है वो मित्र और अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोलता है, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? अब वो जो कहते हैं मित्र कि मैं इसको खाने के लिए कुछ देना चाहता हूँ। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं, लेकिन मैं इसको कुछ खाने के लिए तो देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जेब में जो हैं वो 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूँ। तो वो जो कहता है लेखक कि मेरे पास भी नोट ही हैं, देखूँ। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही हैं। अब क्या करेंगे? फिर हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच से कटकटा उठते थे, कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा तब? मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सकप पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगा। अरे यार बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है। कौन से होटल का नाम क्या है? होटल डी पब। वह होटल डी पब जानता है, कहीं मतलब वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ कुछ काम देंगे हुजूर? लड़का पूछता है। तो वहाँ पे मैं आ जाऊँगा तो क्या कुछ काम देंगे? तो उसका मित्र कहता है कि हाँ ढूंढ लूँगा। तो जाऊँ? लड़का कहता तो जाऊं? फिर मित्र कहता कि हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में, वो लड़का कहता है। और फिर क्या होता है, उसी प्रेतगत से एक और बड़ा और कोहरे में मिल गया और इस तरीके से वो लड़का चला जाता है। और जो लेखक और उनके मित्र हैं वो भी होटल की ओर चले जाते हैं और हवा जो है वो बहुत तेज़ थी और उनके कोटों को पार करके बदन से तीर की ओर लगती थी। तो सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। अब तो वो जो उसका मित्र है वो कहता है कि यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। तो आप देख सकते हैं ना कि
किस प्रकार यहाँ पर जो मध्यवर्गीय समाज है उन लोगों के खोखले दिखावे का, खोखली सहानुभूति का चित्रण किया जा रहा है। किस तरीके से पहले वो उस लड़के को मदद के लिए रखना तो चाहते हैं, लेकिन जो उनकी झूठी सहानुभूति है वो स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है। फिर क्या होता है कि उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता करो या बेहयाई, दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। तो दूसरे दिन क्या होता है, उन्होंने बोला था ना कि होटल डी पब में आना, हम काम दिलवा देंगे, तो दूसरे दिन वो लड़का नहीं आता है। तो अब हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी ख़त्म करके चलने के हुए उस लड़के की आस लगाते बैठ रहने की ज़रूरत हमने नहीं समझी। बोल तो दिया था उन्होंने कल आना, लेकिन वो आया नहीं, तो वो चल दिए वहाँ से। उन्होंने कहा क्या उसकी आस लगाएं। मोटर में सवार होते ही थे कि समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। तो उन्हें क्या समाचार मिलता है कि वो जो लड़का है वो क्या होता है, मर जाता है। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र, वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उस उपहार उसके लिए छोड़ा है। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। ये उद्धरण काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको अच्छे से याद रखना है। ये किस कहानी से लिया गया है, अपना अपना भाग्य। तो जब उन्होंने ये सब सुना और सब सोचा, तो फिर वो कहते हैं कि अपना अपना भाग्य, यानी कि जो मित्र हैं और वो लेखक हैं आपस में बात करते हैं कि ये तो अपना अपना भाग्य है। आज की वीडियो में हमने इस कहानी को लाइन बाई लाइन संपूर्ण पढ़ा है, साथ ही हमने इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की है। अगर आप इन हिंदी कहानियों का शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से इन कहानियों का हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।